ग्रीफ रिएक्शन यह एक सब्जेक्टिव फीलिंग है या यह एक एहसास है या यह एक शोक वाली अवस्था है जो कि आती है किसी फैमिली मेंबर्स की डेथ के बाद या हमारे किसी प्रिय मित्र से या बॉयफ्रेंड से गर्लफ्रेंड से सेपरेशन के बाद, या फिर आती है जब हमको किसी बड़ी बीमारी का पता लगता है कि वो बीमारी हमको है। यह रिएक्शन उतनी ही इंटेंस होती है जितने की अगर किसी की डेथ हुई है उससे हमारी रिलेशनशिप ज्यादा क्लोज है। अगर क्लोज रिलेशनशिप है तो ग्रीफ रिएक्शन ज्यादा इंटेंस होगी। अगर हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा है तो सेपरेशन के बाद ग्रीफ भी उतना ज्यादा होगा। अगर हमारी बीमारी बहुत ज्यादा बड़ी है या जिसका कोई इलाज नहीं है तब भी ग्रीफ रिएक्शन ज्यादा होता है। अगर किसी की डेथ, हमारे नियर एंड डियर वन की डेथ एक्सीडेंटल हो रही है, समय से पहले हो रही है, तो ग्रीफ रिएक्शन काफी इंटेंस होती है, जो कि आजकल हम कोरोना में देख रहे हैं। कोरोना में यंग लोगों की भी डेथ हो रही है या जिन लोगों की एज ज्यादा है और वो फिट भी हैं फिर भी उनकी डेथ हो रही है, तो ऐसे केसेस में ग्रीफ रिएक्शन ज्यादा हो रही है। नमस्कार भाई बहनों, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष कुमार मित्तल। मैं कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट, डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट एंड साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्पेशलिस्ट हूँ और मैं गुड़गांव में प्रैक्टिस करता हूँ। तो चलिए आपका ग्रीफ रिएक्शन पे जो आज का ये सेशन है स्टार्ट करते हैं। तो ग्रीफ के बारे में अगर बात करें तो इसकी स्टेजेस के बारे में डिटेल में सबसे पहले एलिजाबेथ कुबलर-रोस ने अपनी बुक डेथ एंड डाइंग में बताया था। उसमें उन्होंने बताया था कि ग्रीफ की 5 स्टेजेस होती हैं जिनको डाबडा भी कहते हैं। इसमें पहला डी है, उसका मतलब है डिनायल। ए से मतलब है एंगर, बी से मतलब है बार्गेनिंग, फिर जो डी आ रहा है सेकंड डी उसका मतलब है डिप्रेशन, एंड लास्ट में जो ए है उसका मतलब है एक्सेप्टेंस। तो जिस पर्सन को ग्रीफ आता है वो इस डाबडा इन सीक्वेंशियल फेजेस से होके गुजरता है। तो डी से अगर हम जैसे हमने बात करें, डिनायल में होता है जब हमको कोई बैड न्यूज मिलती है तो पर्सन सोचता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, या हमने हिंदी मूवीज में डायलॉग देखा होगा कि नहीं तुम नहीं मर सकते। तो इस तरह की फीलिंग आती है जिसमें कि हम ट्रुथ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पाते, तो वो डिनायल की स्टेज होती है। या काफी बार जिन लोगों को जानलेवा बीमारी डिटेक्ट हुई है तो वो कहते हैं डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मैं तो इतना फिट हूं, हेल्थी हूं, मेरे को तो ये बीमारी हो ही नहीं सकती। तो ये होती है डिनायल वाली स्टेज। फिर आती है एंगर वाली स्टेज कि लोगों को बहुत गुस्सा आता है, उनको लगता है कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। लोगों को भगवान के ऊपर गुस्सा आता है, अगर वो किसी हॉस्पिटल में इलाज कर रहे हैं तो हॉस्पिटल वालों पे गुस्सा आता है, डॉक्टर पे गुस्सा आता है ज्यादा, और लोगों को देखा है कि नर्स तक पर गुस्सा आता है कि उन्होंने ट्रीटमेंट ढंग से शायद नहीं किया होगा। और आजकल हम देखते भी हैं कि हॉस्पिटल में तोड़-फोड़ की घटनाएं काफी देखने को मिलती हैं। तो एक ग्रीफ में एंगर वाली फेस का एक एग्जाम्पल है। फिर आती है बार्गेनिंग वाली स्टेज। बार्गेनिंग वाली स्टेज में पर्सन एक तरह से सौदेबाजी करता है। वो बोलता है कि भगवान प्लीज ये मेरा जो कैंसर डिटेक्ट हुआ है ये ठीक हो जाए, मैं स्मोकिंग करना छोड़ दूंगा। या लोग कहते हैं कि भगवान शायद ये न्यूज गलत हो जो मुझे मिली है फैमिली मेंबर्स की डेथ की, और ये न्यूज अगर वास्तव में गलत है तो मैं रोज मंदिर जाऊंगा। तो इस तरह से लोग बार्गेनिंग करते हैं, सौदेबाजी करते हैं। चौथी स्टेज है डिप्रेशन। जब पर्सन इन ऊपर की 3 स्टेज से गुजर जाता है तो उसको आभास हो जाता है कि भाई अब तो ये सत्य है, अब हमको इस पर्सन के बिना ही रहना पड़ेगा। तो वो काफी उदास हो जाते हैं यह सोच के ही कि अब आगे लाइफ कैसे गुजरेगी। और या किसी को टर्मिनल इलनेस है तो वो सोचेंगे कि अब इसका इलाज हम कैसे लेंगे। अब जो ग्रीफ की स्टेजेस में जो लास्ट वाली स्टेज है वो है एक्सेप्टेंस की, कि लोग स्वीकार कर लेते हैं कि चलो जो फैमिली मेंबर था उसकी डेथ हो गई, ये सत्य है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता, या ये जो मेरे को इलनेस है, जानलेवा बीमारी है, ये मुझे हो गई है और मेरी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाएगी।
तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी सिचुएशन को और सोचते हैं कि भगवान जैसा करता है अच्छे के लिए करता है, तो कोई जो भी आया है उसको जाना ही होगा। तो इस तरह के थॉट्स उनके मन में आने लग जाते हैं, तो जिसको हम एक्सेप्टेंस की स्टेज बोलते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो स्टेजेस है 5 स्टेजेस, ये एक सीक्वेंशियल मैनर में आए। काफी बार क्या होता है दो स्टेजेस एक साथ आ जाती हैं, जैसे कि डिनायल और एंगर की स्टेज एक साथ आ सकती है और इनका सीक्वेंस भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये या तो ओवरलैप कर सकती है या सीक्वेंस थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अच्छा, जब इमीडिएटली किसी फैमिली मेंबर्स की, बहुत ज्यादा क्लोज फैमिली मेंबर्स की डेथ होती है, तो किसी किसी को, जैसे हमने लोगों को कहते सुना है कि पर्सन शॉक में चला गया कि सर डेथ हो गई, और उनको शॉक हो गया, एकदम शॉक में चले गए। तो शॉक वाली स्टेज का मतलब है कि पेशेंट डिनायल में है, वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है और उसके जो भी उसकी फीलिंग्स हैं वो नंब हो गई हैं, जो भी उसके सेंसेशंस हैं वो नंब हो गई हैं। तो शॉक का मतलब है कि पेशेंट जो है वो डिनायल में है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि सामने वाले पर्सन की डेथ हो गई है, जो कि उसका बहुत ही क्लोज पर्सन था। और दूसरा चीज जो कि परसेप्शंस होती हैं, जो अनुभूति हम लोग करते हैं अपने परसेप्शन ऑर्गन्स के द्वारा, वो नंब हो जाती है, वो कम हो जाती है। जैसे कि हमें टच की फीलिंग कम होगी, हमें सुनाई कम देगा, या देखने में थोड़ी धुंधलाहट होगी, तो उनकी परसेप्शन कम हो जाती है, या एक पूरी बॉडी में एक नमनेस की फीलिंग हो जाती है। तो उसको हम शॉक वाली स्टेजेस बोलते हैं। तो ग्रीफ में ऐसा भी देखा गया है कि काफी लोगों में सेल्फ हार्म टेंडेंसी भी बढ़ जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन के भी चांसेस बढ़ जाते हैं ग्रीफ रिएक्शन का, अगर प्रॉपर रिजोल्यूशन ना हो। और लोग एडिक्शन की तरफ भी, उनकी रिस्क रहती है एडिक्शन की तरफ भी जाने की, जो कि एक्सीडेंट के द्वारा डेथ हुई है। तो ऐसे लोगों के फैमिली मेंबर्स में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के सिम्टम आने के भी चांसेस रहते हैं। तो इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीफ का प्रॉपर रिजोल्यूशन करने के लिए क्या करना चाहिए कि ग्रीफ प्रॉपर पास हो जाए, जो ग्रीफ का पीरियड है वो पास हो जाए। तो इसमें सबसे पहला स्टेप है एजुकेशन। तो हमें ग्रीफ के बारे में पता होना चाहिए कि किसी की डेथ होती है तो ग्रीफ होता है, दुख होता है, जो कि नेचुरल है, और ये दुख की ये स्टेजेस हैं। तो एक एजुकेशन होने से भी हम जो अपनी फीलिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और जिससे कि एंजाइटी या डिप्रेशन होने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास उस चीज के बारे में पहले से ही नॉलेज होती है। दूसरा स्टेप है कि हमें मॉर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होना चाहिए। मॉर्निंग मतलब जब भी कोई लॉस होता है तो हर धर्म में अपने अलग अलग तरीके से मॉर्निंग प्रोसेस बनाए गए हैं। जैसे हिंदू धर्म के बारे में बात करें तो उसमें पर्सन का दाह संस्कार करते हैं, तो हमको उसमें शामिल होना चाहिए, स्पेशली जब हम क्लोज रिलेटिव हैं। हमें उससे बचना नहीं चाहिए, अवॉइडेंस नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा ग्रीफ आराम से पास हो जाए, जो ग्रीफ का पीरियड है वो आराम से पास हो जाए। फिर आपके उठावनी की रस्म होती है, पगड़ी की रस्म होती है, तेरहवीं की रस्म होती है, अगर हिंदू धर्म की बात करें तो ऐसे ही अलग अलग धर्मों में अलग अलग रस्में होती हैं, जिसमें कि हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एक्टिवली, जो कि हमें ग्रीफ को रिजोल्यूशन में हेल्प करती हैं। ज्यादातर लोगों की अगर बात करें तो ग्रीफ के लिए कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन किसी को थोड़ी बहुत ज्यादा एंजाइटी हो रही है या नींद में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको माइल्ड सेडेटिव दिए जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि जिन पर्सन्स को पहले से ही साइकेट्रिक इलनेस है, चाहे वो एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकोसिस है, ओसीडी है, और वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अपना ट्रीटमेंट इस समय पे बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इस समय में अगर वो ट्रीटमेंट रोकेंगे तो उनकी बीमारी के सिम्टम बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो उनको अपना ट्रीटमेंट रेगुलर लेना है। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पहले एंजाइटी डिप्रेशन हुआ है और ग्रीफ आने के बाद उनके एंजाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम दोबारा वापस आ गए और बहुत तीव्र रूप में वापस आ गए। ऐसे लोगों को प्रोफेशनल से मिलना चाहिए और अपना ट्रीटमेंट रीस्टार्ट करना चाहिए। अच्छा, बहुत से लोग हमने देखा है ग्रीफ या शोक कम करने के लिए एडिक्टिव सब्सटेंस का सहारा लेते हैं, वो अल्कोहल, स्मोकिंग की तरफ भागते हैं।
तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जितना एडिक्शन में इन्वॉल्व होंगे उतना हमारा ग्रीफ और बढ़ जाएगा, उससे उसमें सहायता नहीं मिलेगी। जिन लोगों का ग्रीफ बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लंबा चल रहा है, वो लोग प्रोफेशनल से ग्रीफ थेरेपी ले सकते हैं, जो कि एक काउंसलिंग का प्रोसेस है। ग्रीफ थेरेपी में जो पर्सन होता है, उसको अगर उसके फैमिली मेंबर की डेथ हो गई है तो उसको मोटिवेट किया जाता है कि अपने फैमिली मेंबर के बारे में डिस्कस करने के लिए, कि वो अपनी फीलिंग्स जिनकी डेथ हो गई है उनके बारे में बताएं, उनके बारे में बात करें। काफी बार क्या होता है, फैमिली मेंबर्स के जो इमोशंस होते हैं जिनकी डेथ हुई है उनके बारे में, वो बड़े कंफ्यूजन वाले इमोशंस होते हैं, उनके लव वाले भी होते हैं, हेट वाले भी होते हैं। तो ऐसे इमोशंस को एक्सप्रेस करवाया जाता है ग्रीफ थेरेपी में, जिससे कि हेल्प मिलती है। तो ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, तो इसमें प्रोफेशनल की हेल्प लेके आप ग्रीफ थेरेपी के थ्रू जा सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे यहाँ ज्यादातर जॉइंट फैमिली होती हैं, लेकिन कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो कि न्यूक्लियर होती हैं। अगर स्पाउस की डेथ हो जाए तो पर्सन अकेला रह जाता है। तो जो लोग अकेले रह गए हैं, आसपास कोई जानने वाला नहीं है, ऐसे लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप की सहायता ले सकते हैं, कि जिसमें कि विडो हैं या विडोवर्स हैं जिनका एक ग्रुप बना हुआ है। तो उन सेल्फ हेल्प ग्रुप की वजह की हेल्प से भी ग्रीफ से बाहर आया जा सकता है। तो होप भाई बहनों, जो मैंने आपको ग्रीफ की डिफरेंट स्टेजेस बताई और ग्रीफ से आपको कैसे फाइट करना है, ये आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक करिए, और जो पर्सन ग्रीफ से गुजर रहा है उससे ये शेयर जरूर करिए, उसको ग्रीफ से बाहर आने में बड़ी हेल्प मिलेगी। तो भाइयों, मेरी कोशिश है कि मैं इस तरह से नॉलेजेबल वीडियो बनाता रहूं, और जिन लोगों तक मैं पर्सनली नहीं पहुंच सकता उनसे मैं कुछ चीजें शेयर करूं और वो लाइफ में उनकी हेल्प करें। आजकल कोरोना टाइम चल रहा है, हम ग्रीफ से रिलेटेड उससे जुड़े हुए काफी केसेस देख रहे हैं, तो ये वीडियो उन लोगों की काफी हेल्प करेगा। धन्यवाद, नमस्कार।